हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 17 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 18 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। अगर आपने पिछले मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर 2025 के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें 18 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, पूर्णतः परीक्षा पैटर्न के अनुसार ही ये मॉडल पेपर है। सबसे पहले अपन दोस्तों इसमें भारतीय इतिहास एवं राजस्थान इतिहास के 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न, मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गुफा संख्या 16 में। गुफा संख्या 16 में यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए गुफा संख्या 16 में तो क्या है, मरणासन राजकुमारी का चित्र है। और दोस्तों गुफा संख्या 17 में क्या है, तो गुफा संख्या 17 के अंदर अशोक की पत्नी व पुत्र का चित्र है। ठीक है। और गुफा संख्या 15 में दोस्तों इसमें महाविनिष्क्रमण से संबंधित गौतम बुद्ध के चित्र मिले हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टोटल कितनी गुफाएं हैं? 29 गुफाएं हैं। ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किस इमारत से संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित कथन किस इमारत से संबंधित है? कूट भाषा में अपने को बताना है। देखिए, सीकरी का हवा महल, स्तंभों पर टिका हुआ पिरामिड नुमा आकृति। बताइए, ये विशेषता दोस्तों किस इमारत की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये इमारत दोस्तों यानी कि कौन सी इमारत की बात हो रही है? तो दोस्तों पंचमहल इमारत की बात हो रही है। और इस पंचमहल का निर्माण है वो दोस्तों किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। कहां पर करवाया था? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी, आगरा, यूपी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मैं नास्तिक क्यों हूं एक आत्मकथात्मक प्रवचन और द जेल नोटबुक एंड अदर राइटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? मैं नास्तिक क्यों हूं एक आत्मकथात्मक प्रवचन और द जेल नोटबुक एंड अदर राइटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो दोस्तों भगत सिंह। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भगत सिंह। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1867 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना है वो की गई थी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली में होने वाली अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? दिल्ली में होने वाली अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ये की गई थी किसके द्वारा? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना। जब गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया तो दोस्तों यह आंदोलन है वो अधिक मजबूत हुआ था। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशनों का सही क्रम कौन सा है? बताइए, राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशनों का सही क्रम है वो कौन सा है? ये आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों इसमें क्रम हो जाएगा, देखिए, दिल्ली, अमृतसर, अजमेर, नागपुर। दिल्ली,
अमृतसर, अजमेर, नागपुर। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसकी स्थापना जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 1918 में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में की गई थी। ये आपको इसमें याद रखना है। इसका मुख्यालय है वो दोस्तों अजमेर में रखा गया था, और सभा का जो पहला अधिवेशन तो दोस्तों दिल्ली में हुआ था। उसके बाद में दिसंबर 1919 के अंदर दूसरा अधिवेशन है वो दोस्तों अमृतसर में हुआ था। तीसरा अधिवेशन है वो दोस्तों जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 1920 के अंदर अजमेर में हुआ था, और चौथा अधिवेशन है वो दोस्तों नागपुर में हुआ था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में वरिष्ठ उपराज प्रमुख के पद पर किन 2 शासकों को नियुक्त किया गया था? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में वरिष्ठ उपराज प्रमुख के पद पर किन 2 शासकों को नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों बताइए किन 2 शासकों को नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भीम सिंह और हनुमंत सिंह। भीम सिंह और हनुमंत सिंह। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भीम सिंह और हनुमंत सिंह को। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, कोटा के भीम सिंह और जोधपुर के हनुमंत सिंह को वरिष्ठ उपराज प्रमुख है वो बनाया गया था। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से संधि के प्रयास हेतु भेजा गया पहला शिष्टमंडल कौन सा था? ये प्रश्न दोस्तों मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। देखिए एक गया था 1572 में, एक गया था 1572 में, बाकी के 3 गए थे दोस्तों 1573 में। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, 4 शिष्टमंडल थे, जिसमें से पहले में गया था जलाल खां। एक ट्रिक है, काफी बार बता चुका हूं, जमा भट्टो, जयमा भट्टो। ठीक है, ये ट्रिक है। जय का मतलब हो गया जलाल खां, यानी कि पहले शिष्टमंडल में जलाल खां गया था। दूसरे शिष्टमंडल में दोस्तों यहाँ पे मां से मान सिंह हो जाएगा। तीसरे शिष्टमंडल में भय से दोस्तों यहाँ पे भगवंत दास हो जाएगा, और चौथे शिष्टमंडल में दोस्तों टो से टोडरमल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला शिष्टमंडल का पूछा है तो जलाल खां इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, आमेर के शासक मान सिंह ने किस वर्ष में उड़ीसा के शासक नासिर को पराजित करके उड़ीसा को जीतकर पहली बार इसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था? आमेर के शासक मान सिंह ने किस वर्ष में उड़ीसा के शासक नासिर को पराजित करके उड़ीसा को जीतकर पहली बार इसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1592 में। 1592 में दोस्तों मान सिंह ने उड़ीसा के शासक नासिर को पराजित करके उड़ीसा को जीतकर पहली बार मुगल साम्राज्य का अंग है वो बनाया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ठाकुर एरीनपुरा और आहुआ के विद्रोह से जुड़ा नहीं था? बताइए कौन सा ठाकुर एरीनपुरा और आहुआ के विद्रोह से जुड़ा नहीं था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ठाकुर मान सिंह। ठाकुर मान सिंह 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। बाकी ठाकुर विशन सिंह था, ठाकुर शिवनाथ सिंह था, और ठाकुर दोस्तों अजीत सिंह था। ठीक है, ये थे, लेकिन ठाकुर मान सिंह नहीं था। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, देलवाड़ा में स्थित विमल वसही जैन मंदिर निम्न में से किसे समर्पित है? दोस्तों ये जैन मंदिर है माउंट आबू में, और वहां दोस्तों विमल वसही जो जैन मंदिर है वो किसे समर्पित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ बोल सकते हैं आप, ऋषभ देव भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में ऋषभ देव नहीं दे रखा, तो दोस्तों एक ही बात है, आदिनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। इसका निर्माण है वो दोस्तों भीमदेव सोलंकी जो गुजरात के शासक थे, उनके मंत्री थे विमल शाह, उनके द्वारा दोस्तों 1031 ईस्वी में बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अजारा की ओवरी तथा मोती महल के भित्ति चित्र किस चित्र शैली से संबंधित है?
अजारा की ओवरी तथा मोती महल के भित्ति चित्र किस चित्र शैली से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवगढ़ शैली से। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए कौन सा लोकगीत है वो गाया जाता है? नायक द्वारा नायिका को बुलाने के लिए कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लावणी गीत है वो गाया जाता है दोस्तों। कौन सा? लावणी गीत। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। लावणी का अर्थ होता है दोस्तों बुलाने से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को किस रचना के लिए वर्ष 1979 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को किस रचना के लिए वर्ष 1979 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों गजबन के लिए, ठीक है, गजबन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इनकी रचना है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सलेमाबाद में अखिल भारतीय निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना की थी? बताइए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा किसने सलेमाबाद में अखिल भारतीय निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संत परशुराम देवाचार्य। संत परशुराम देवाचार्य। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। अब दोस्तों अब अपन है वो यहाँ पर 10 प्रश्न है वो करंट अफेयर से संबंधित पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए 16 नंबर का प्रश्न है रातापानी टाइगर रिजर्व को देश का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, वह किस राज्य में है? बताइए कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों ये? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का ये 8वां टाइगर रिजर्व है और देश का 57वां, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है। देखिए स्पेडेक्स मिशन को किस यान की सहायता से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए स्पेडेक्स मिशन को किस यान की सहायता से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है PSLV C60 के द्वारा। PSLV 60 के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर इस यान की सहायता से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है रत्न टाटा ए लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? रत्न टाटा ए लाइफ पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ये पुस्तक है ये लिखी गई किसके द्वारा? तो ये थॉमस मैथ्यू के द्वारा दोस्तों ये पुस्तक है वो लिखी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बताइए कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों 20 नंबर का प्रश्न है लाइफ टाइम पत्रिका 2025 की वुमन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? लाइफ टाइम पत्रिका 2025 की वुमन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? दोस्तों ये चुना गया किसे बताइए? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये चुना गया पूर्णिमा वर्मन को। पूर्णिमा वर्मन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये करंट अफेयर के प्रश्न चल रहे हैं अपने 16 से लेकर 25 तक। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है वो किसे मिला? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लापता लेडीज को। लापता लेडीज को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है वो मिला है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में पेप्सिको इंडिया के पहले रिवोल्यूशनरी कॉन्फ्रेंस एवं अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों बताइए किसे सम्मानित किया गया? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये सम्मानित किया गया दोस्तों
दोस्तों ये संजू योगी को पेप्सी को इंडिया के पहले रिवॉल्यूशनरी कॉन्फ्रेंस एवं अवार्ड 2024 से दोस्तों इसको सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष युगल खिताब संस्कार सारस्वत और अर्श ने जीता। यहाँ संस्कार सारस्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बताइए, इनका संबंध है वो किस जिले से है? तो दोस्तों ये जोधपुर के हैं। और ये अर्श है, इनके साथ जो खेले थे, इनका संबंध दोस्तों उत्तर प्रदेश से है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कार सारस्वत का जो संबंध है वो जोधपुर से है। 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 24 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर को लगातार दूसरी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया। यह किस अश्व संरक्षण के लिए दिया गया? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर को लगातार दूसरी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया। यह किस अश्व संरक्षण के लिए दिया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये हलारी। दोस्तों हलारी नस्ल के दोस्तों दिया गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए डेजर्ट नाइट संयुक्त युद्ध अभ्यास किन किन देशों के मध्य हुआ? डेजर्ट नाइट संयुक्त युद्ध अभ्यास किन किन देशों के मध्य हुआ? तो दोस्तों ये हुआ भारत, फ्रांस और दुबई। भारत, फ्रांस और दुबई के बीच में हुआ था दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन भाग 3 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मरियल शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय है। दोस्तों मरियल शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो बताइए दोस्तों इसमें देखिए मरना तो क्या है? क्रिया है, ठीक है। और यहाँ पे मरी प्लस यल, अगर अपन इसका विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? मरी प्लस यल। तो इसमें दोस्तों यल तो क्या हो गया? इसमें प्रत्यय हो गया, और मरी क्या है? इसमें मूल शब्द है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 27 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से पयोद शब्द में संधि है। पयोद शब्द में संधि कौन सी है? तो दोस्तों इसमें अगर इसका अपन विग्रह करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? पय प्लस द, ठीक है। यानी कि इसमें क्या आ गया? विसर्ग आ गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि है दोस्तों ये। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है? विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, हास का क्या हो जाएगा? रुदन हो जाएगा दोस्तों। हास का क्या हो जाएगा? रुदन हो जाएगा, ठीक है। सम्मुख का दोस्तों यहाँ पे आमुख है वो गलत दे रखा है। सम्मुख का विलोम हो जाएगा दोस्तों इसमें विमुख। क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा। विमुख या नेपथ्य आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। विमुख या नेपथ्य ये सम्मुख का विलोम होता है। यहाँ पे आमुख है वो गलत दे रखा है। स्थावर का जंगम होता है, प्राचीन का अर्वाचन होता है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, जांग विशाल व श्रेष्ठ किस शब्द के अनिकार्थी हैं? जांग विशाल व श्रेष्ठ किस शब्द के अनिकार्थी हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है कपि। क्या हो जाएगा? कपि। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कपि। आगे देखिए यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य कौन सा है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए मैंने रोटी को खाया, मैंने रोटी को खाया नहीं, मैंने रोटी खाई। ये को है वो इसमें गलत हो जाएगा, ये भी खाया की जगह खाई आएगा। मैं असफल रहा क्योंकि हमने परिश्रम नहीं किया था। दोस्तों इसका सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मैं सफल रहा, मैं असफल रहा क्योंकि मैंने परिश्रम नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पे हमने का कोई लेना देना नहीं है इसमें। वह रो रो कर सो गया, वह रोता रोता सो गया, रो रो कर नहीं, वह रोता रोता सो गया। मुझे जयपुर जाना है, ये वाक्य शुद्ध है दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों
भाग 4 के अंदर अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू द टू फिल इन द ब्लैंक। दोस्तों प्रीपोजिशन अपने को क्या करना है, भरना है कि दो खालिस्तान दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए, कमल एक्सपेक्ट टू रिटर्न मुंबई मार्च 15। बताइए दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मार्च 15 के आगे दोस्तों ऑन मार्च 15 आएगा। क्या आएगा, ऑन मार्च 15। तो दोस्तों ऑन कौन से ऑप्शन में, तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर के ऑप्शन में है। तो दोस्तों कमल एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन मार्च 15। तो यहाँ पर इसमें फ्रॉम और ऑन आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों अपने को विलोम शब्द बताना है। यहाँ पर देखिए स्टिंगी। दोस्तों स्टिंगी का विलोम है वो क्या हो जाएगा, स्टिंगी का विलोम दोस्तों यहाँ पर कंजूस। इसका मतलब अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों कंजूस। क्या होता है, कंजूस। और इसका विलोम क्या हो जाएगा, कंजूस का विलोम दोस्तों दानी हो जाएगा या अमीर हो जाएगा दोस्तों। तो वो है यहाँ पर जेनेरियस। जेनेरियस इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है दोस्तों दानी। क्या होता है, दानी। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 33 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें देखिए, द ऑफर इज गुड, द ऑफर इज गुड, यू विल रेग्रेट, यू डिक्लाइन इट। बताइए खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसमें द ऑफर इज गुड, यू विल रिग्रेट, यू डिक्लाइन इट। तो दोस्तों इसमें इफ का प्रयोग होगा। क्या होगा, इफ का प्रयोग होगा। अनलेस यानी कि एक्सपेक्ट इफ। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा इफ यू डिक्लाइन इट। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए, सम पीपल बिलीव दैट डिसिप्लिन मीन्स ब्लाइंड सबमिशन टू अथॉरिटी। दोस्तों बताइए इसका पैसिव है वो क्या बनेगा, इसका पैसिव बनेगा दोस्तों, देखिए इट इज बिलीव्ड बाय सम पीपल दैट डिसिप्लिन मीन्स ब्लाइंड सबमिशन टू अथॉरिटी। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, खालिस्तान भरना है। मोहिनी रिटर्न द बुक आफ्टर सी इट। बताइए क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हैड रीड आएगा, हैड रीड, सी हैड रीड इट। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों आगे देखिए, अब अपन है वो भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। 36 नंबर का प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग होता है तो दोस्तों यानी कि CFC आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशीतक के रूप में, एरोसोल स्प्रे बनाने में, विलायक के रूप में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है, जब 2 वस्तुएं एक दूसरे से टकराती है, जब 2 वस्तुएं एक दूसरे से टकराती है तो उनके संवेग के बीच क्या संबंध होता है। तो उनके संवेग के बीच में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होता है संवेग पहले जैसा रहता है। संवेग पहले जैसा रहता है। जब 2 वस्तुएं टकराती है तो उनका संवेग कुल योग पहले जैसा ही रहता है। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों ये कब पारित हुआ था, तो 1986 में पारित हुआ था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सही सुमेलित युग्म नहीं है। कौन सा सही सुमेलित युग्म है वो नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। एक तरफ यहाँ पर हार्मोन दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनको हार्मोन को स्रावित कौन करता है वो यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर देखिए
एड्रीनलिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि, ये दोस्तों अपना पहला ही है वो क्या क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। एड्रीनलिन क्या है, एक हार्मोन है जो मुख्य रूप से अधिवक्र ग्रंथियों द्वारा ये स्रावित होता है, तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि ये है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो दोस्तों वृषण के द्वारा स्रावित होता है, और इंसुलिन हार्मोन है ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन है वो दोस्तों अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न है, त्वचा के नीचे वसा संग्रहित करने वाला उत्तक है। त्वचा के नीचे वसा संग्रहित करने वाला उत्तक है, तो वो उत्तक कौन सा है, तो वो है दोस्तों एडिपोस उत्तक। कौन सा है, एडिपोस उत्तक। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न देखिए, अब अपन भाग 6 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित है दोस्तों 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 41 नंबर का प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है तो दोस्तों ये होता है 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु तक। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, संघ के मामलों में प्रशासन से संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णयों और प्रस्तावों को राष्ट्रपति को सूचित करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में निहित है। संघ के मामलों में प्रशासन से संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णय और प्रस्तावों को राष्ट्रपति को सूचित करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में निहित है। तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद में निहित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 78A। अनुच्छेद 78A में निहित है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 78A। आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। दोस्तों अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 111 के अंदर दोस्तों क्या है, तो विधेयकों की अनुमति है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, और अनुच्छेद 113 के अंदर दोस्तों संसद के प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों धन विधेयक से संबंधित बात की गई है, तो अनुच्छेद 110 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। बताइए दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन का विचार है वो कहां से लिया गया है, तो दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र देगा। दोस्तों देखिए यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र है वो दे सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को देगा। तो 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भाग 7 के अंदर दोस्तों अब अपन राजस्थान भूगोल से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की स्थिति के संबंध में असुमेलित युग्म की पहचान करें। दोस्तों यहाँ पर देखिए राजस्थान की स्थिति के संबंध में असुमेलित युग्म की दोस्तों अपने को क्या करना है, पहचान करना है और बताना है कि कौन सा इसमें असुमेलित है, कौन सा इसमें असुमेलित है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत में स्थिति, दोस्तों भारत में स्थिति, तो दोस्तों भारत में स्थिति दोस्तों उत्तर पश्चिम में है। यहाँ पे उत्तर पूर्व दे रखा है जो कि इसमें गलत है, जो कि इसमें क्या है, गलत है। और देखिए एशिया में स्थिति दक्षिण पश्चिम में। दोस्तों एशिया में जो स्थिति है राजस्थान की, ठीक है, वो दक्षिण पश्चिम में है, बिल्कुल सही बात है। ग्लोब में स्थिति उत्तर पश्चिम में। दोस्तों ग्लोब के अंदर स्थिति है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम की जगह पूर्वी आएगा, तो यहाँ पर इसमें ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें असुमेलित कौन सा है, तो इसमें ए और सी क्या है, असुमेलित है। ए और सी क्या है, असुमेलित है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित नदी जल प्रपात का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बताइए
निम्नलिखित नदी जलप्रपात का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा। दोस्तों यहाँ पर देखिए मांगली नदी और यहाँ पर जलप्रपात भीमलत। दोस्तों देखिए मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है और ये बूंदी के अंदर है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। मेनाल बेरी भील बेरी, दोस्तों मेनाल जलप्रपात है ये, दोस्तों मेनाल नदी के ऊपर है और ये चित्तौड़गढ़ में है, यहाँ पर ये गलत दे रखा है। देखिए चंबल नदी के ऊपर चूलिया जलप्रपात है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कुकुंद नदी है, इसके ऊपर दोस्तों दिल जलप्रपात है वो बना हुआ है, कहाँ पर, भरतपुर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कारक कौन सा है जो राजस्थान की जलवायु के निर्धारण में सहायक नहीं है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर है अपने को बताना है कि वह कारक कौन सा है जो राजस्थान की जलवायु के निर्धारण में सहायक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर है वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो दोस्तों वो है इसमें देशांतरीय स्थिति। ये दोस्तों देशांतरीय स्थिति राजस्थान की जलवायु में निर्धारण, राजस्थान की जलवायु के निर्धारण में सहायक नहीं है, इसमें सहायक है अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्य में किस वर्ष ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किया गया था? निम्नलिखित में से राज्य में किस वर्ष ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किया गया था? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 2014-15 में, 2014-15 में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई थी? राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा। इको टूरिज्म नीति है ये दोस्तों जारी की गई थी कब? तो ये जुलाई 2021 में, जुलाई 2021 में दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म नीति है वो जारी की गई थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 2021 में। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी के सभी मित्र हैं वो अगर नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें। प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से वो फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परीक्षा नजदीक है तो इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है, पिछले मॉडल पेपर जरूर देखें। देखिए भाग 8 के अंदर दोस्तों अपन शैक्षिक प्रबंधन एवं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, पिफनर के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का क्या अर्थ है? पिफनर के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ क्या है? तो दोस्तों वो है व्यक्तियों और समूह के बीच रिश्तों को व्यवस्थित करना, व्यक्तियों और समूहों के बीच रिश्तों को व्यवस्थित करना, ये दोस्तों क्या है, ये शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है उसका सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वेबर के नौकरशाही मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? वेबर के नौकरशाही मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? तो बताइए कौन सी विशेषता शामिल नहीं है? तो वो है व्यक्तिगत लाभ के लिए साधनों का उपयोग, व्यक्तिगत लाभ के लिए साधनों का उपयोग, ये दोस्तों वेबर के नौकरशाही मॉडल में है ये विशेषता। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है उसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 53 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तिक पर्यवेक्षण का कार्य क्या होता है? व्यक्तिक पर्यवेक्षण का कार्य क्या होता है? दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, व्यक्तियों की संख्या के आधार पर दोस्तों पर्यवेक्षण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों पैनल पर्यवेक्षण और एक होता है व्यक्तिक पर्यवेक्षण, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों व्यक्तिक पर्यवेक्षण का जो कार्य होता है वो होता है दोस्तों इसमें एक व्यक्ति द्वारा समय समय पर संगठन और कर्मचारियों का मूल्यांकन करना। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है उसका सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए संस्थागत नियोजन की आवश्यकता के संबंध में सत्य कथन का चयन करें।
संस्थागत नियोजन की आवश्यकता के संबंध में सत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है कि कौन सा सत्य कथन है, ये अपने को दोस्तों इसमें बताना है। दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सा सत्य कथन है। तो देखिए, शिक्षा योजना को सही दिशा देना बिल्कुल सही है। शैक्षिक प्रगति के लिए कार्यों के लक्षण निर्धारण और समय सीमा निर्धारण करने में मदद करना, यह भी बिल्कुल सही है। मानवीय संसाधनों का सहयोग लेकर भौतिक संसाधनों की कमी को पूरा करना, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 55 नंबर का प्रश्न है। देखिए, सुल्टजे के अनुसार रूपांतरण नेतृत्व शैली में 3 प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? बताइए 3 प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? तो वो होती है दोस्तों कड़े निर्णय, निष्ठा और विश्वास। कड़े निर्णय, निष्ठा और विश्वास। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है, दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है? दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दीक्षा का जो आदर्श वाक्य है, बताइए। एक मिनट दोस्तों, इसमें देखिए सुल्टजे के अनुसार रूपांतरण नेतृत्व शैली में 3 प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? तो दोस्तों इसकी देखिए 3 प्रमुख विशेषता वो होती है, वो करणी निर्णय, कड़े निर्णय, निष्ठा और विश्वास। ये दोस्तों इसमें गलत है। इसका हो जाएगा दोस्तों स्व-विकास, व्यक्तिगत सहायता और बौद्धिक उद्दीपन। ये दोस्तों रूपांतरण नेतृत्व शैली में 3 प्रमुख विशेषताएं होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्व-विकास, व्यक्तिगत सहायता और बौद्धिक उद्दीपन। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है, दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है? दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है? सबसे पहले तो दोस्तों दीक्षा की फुल फॉर्म आपको बता देता हूं मैं, वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है हमारे शिक्षक हमारे नायक। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण अभियान के अंतर्गत कौन कौन से 3 मुख्य क्षेत्र थे? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण अभियान के अंतर्गत कौन कौन से 3 मुख्य क्षेत्र थे? तो बताइए कौन कौन से 3 मुख्य क्षेत्र थे? तो वो थे दोस्तों इसमें कौन से? सार्वभौमिक पहुंच, सार्वभौमिक नामांकन, सार्वभौमिक प्रतिधारण। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 3 मुख्य क्षेत्र हैं दोस्तों। आगे देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर की स्थापना कब की गई? बताइए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर की जो स्थापना है वो दोस्तों कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 16 जुलाई 1962 को। 16 जुलाई 1962 को। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, यदि विद्यालय बच्चे के माता पिता का साक्षात्कार करता है तो किस प्रकार का दंड लगाया जाएगा? यदि विद्यालय बच्चे के माता पिता का साक्षात्कार करता है तो किस प्रकार का दंड लगाया जाएगा? तो दोस्तों वो है प्रथम बार 25,000 तथा दूसरी बार 50,000 रुपए का जुर्माना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? बताइए निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें धारा 14 दोस्तों प्रवेश के लिए आयु का सबूत, धारा 22 विद्यालय विकास योजना, धारा 26 शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे धारा 26 है वो शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध, ये इससे संबंधित नहीं है। दोस्तों धारा 26 है ये शिक्षकों की रिक्तियों का भरे जाने का दोस्तों इसमें उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये अपना इसमें गलत दे रखा है। और धारा 23 है वो दोस्तों शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अहर्ताएं और सेवा शर्तें हैं। तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 61 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन क्यों किया जाता है? बताइए शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन क्यों किया जाता है? तो दोस्तों बताइए। दोस्तों वो है इसमें देखिए प्रत्येक बच्चे की विशेषता को समझने और शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण से शिक्षण देने के लिए
प्रत्येक बच्चे की विशेषता को समझने और शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण से शिक्षण देने के लिए। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, व्यक्ति के सामने आने वाली घटनाओं, परिस्थितियों, बौद्धिक सूचनाओं, स्कीमा को सही ढंग से व्यवस्थित करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों, बताइए, वो संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है? संगठन। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में क्या मुख्य आधार होता है? सीखने की प्रक्रिया में क्या मुख्य आधार होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पुनर्बलन। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पुनर्बलन। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? कौन सी एक है समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा? तो वो है स्वेगात्मक रूप से अनियंत्रित। स्वेगात्मक रूप से अनियंत्रित है, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी लचीलापन है, चिंतनशील है, उच्च आकांक्षा स्तर है, ठीक है, कार्य कुशल है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए परानुभूति का अर्थ क्या है? परानुभूति का दोस्तों अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है दूसरों के संवेगों को समझना और उनके दृष्टिकोण को महसूस करना, ये होता है परानुभूति का अर्थ। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों भाग 9 के अंदर अपन रीजनिंग एवं गणित से संबंधित 10 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर आएगी? यहाँ पर देखिए 10, 20, 23, 97, 582। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 को क्या किया अपन ने? 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया? 20 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अपन क्या किया? 20 में दोस्तों क्या किया? प्लस किया 3, कितना आ गया? 23, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ पर जो 23 है, ठीक है, 23 को अपन क्या करेंगे दोस्तों? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा? तो दोस्तों ये आ जाएगा 92, ठीक है। और 92 में दोस्तों अब अपन प्लस करेंगे 5, ठीक है, यानी कि देख 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 97। तो 97 यहाँ पे आ रखा है ना? बिल्कुल आ रखा है, ठीक है। अब आगे भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन 97 को दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2, 3, 4, 5, 6 से, ठीक है। यहाँ पे क्रम बन रहा है ना, 2, 3, 4, 5, 6, तो 97 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 582 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 92 आएगा दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 92। आगे देखिए, उस शब्द युग्म का चयन करें जिनके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित शब्दों या शब्द के दोनों शब्द आपस में संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए भाषा तेलुगु, भाषा तेलुगु, तो तेलुगु क्या है दोस्तों? ये भाषा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में देखिए एशिया है वो क्या है? महाद्वीप है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, यानी कि आकांक्षा नाम की एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा कि उसकी बेटी उसकी बेटी के पिता उसकी बेटी के पिता की पत्नी की माँ मेरी पत्नी की बेटी की माँ की सास है। तो राजीव आकांक्षा से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पे क्या है? राजीव आकांक्षा का दोस्तों क्या है? भाई है। क्या है? भाई है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है, घोड़े हिनहिनाना हाथी, बताइए घोड़ा है वो हिनहिनाता है, तो हाथी है वो क्या करता है? बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चिंगाड़ता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 243 के घात में दोस्तों 0.13 इंटू 243 की घात में 0.07 बटे 7
0.25 इंटू 49, 0.075 इंटू 343, 0.2 का मान है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब अपने को यहाँ पर क्या करना है, सीधा सा मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए, इनको आपको क्या करना है, जो ये 243 0.13 और 243 0.07 दे रखा है ऊपर में, ठीक है, इसको अपन क्या कर देंगे, घात घात को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 0.13 और 0.07 है, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 243 दोस्तों 0.20, 0.20। अब दोस्तों इसको देखिए, ये जो 243 है, इसको अपन है वो 3 की घात 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसको अपन ऐसे लिखेंगे, देखिए 243 को अपन है दोस्तों 3 की घात 5 इंटू 0.20। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, तो ये 243 आ रहा है क्या, 3 3 9, 9 27, 27 तिया दोस्तों 81, 81 इंटू 3 करोगे तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 243। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की घात 5 यानी कि घातों को दोस्तों यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, ये 7 की घात में 0.25 दे रखा है, इंटू 49 0.075 दे रखा है, 343 0.2 दे रखा है, तो इसको घातों को भी दोस्तों अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो देखिए 0.25 और 0.15, ठीक है, तो ये हो गया 0.40, तो 0.46, यानी कि दोस्तों देखिए दोस्तों 0.75 और 0.81। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 7 है, और 7 का भी दोस्तों अपन है वो क्या लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे दोस्तों, देखिए ये 49 है, ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और वो वही 7 का दोस्तों 343 दे रखा है, तो 7 का क्यूब हो जाएगा वो। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए 7 की घात में दोस्तों 0.25 प्लस दोस्तों 0.50 प्लस 0.6, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको आप काटोगे तो यहाँ पर 3 की घात 1 और 7 की घात 1, यानी कि 3/7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सिलेंडर का आयतन क्या होगा। दोस्तों सिलेंडर का आयतन है वो क्या होगा, सिलेंडर की ऊंचाई दे रखी है दोस्तों कितनी, 14 सेंटीमीटर, और दोस्तों सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसका सूत्र होता है क्या, 2πr/h। 2πr/h बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, तो यहाँ पर 528 दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सूत्र लगा लीजिए, तो 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर कितना है दोस्तों, आर यहाँ पर देने रखा, आर अपन निकालेंगे तो यहाँ पे आर इंटू एच कितना है, तो 14। बस इसको काट लीजिए, इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, बराबर में दोस्तों 528 तो दे ही रखा है। अब दोस्तों इसमें देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आर अपने को निकालना है ना, तो आर बराबर 528 528 बटे दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 22। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 7 से ये कट गया ना 2 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 22, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा दोस्तों 6 सेंटीमीटर। अब आर आर आ गया अपने पास में, अब सिलेंडर के आयतन का सूत्र लगाना है, तो आयतन का सूत्र लगाओगे तो आयतन का सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों ये देखिए डायग्राम है वो यहाँ पे गलत शिफ्ट हो गया है, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान कितना है, तो दोस्तों 22/7, तो यहाँ पर पाई 22/7 इंटू आर कितना है 6, आर स्क्वायर है, ठीक है, इंटू 6, और एच कितना है 14। बस काट लीजिए इसको, 7 से कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया,
तो यहाँ पे 22 × 6 × 6 × 2 कर लीजिए, कितना राइट आंसर आ जाएगा, वो है 1584 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब अपन प्रश्न संख्या 72 में देखिए, ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया। ये देखिए दोस्तों, ये अपना ये है प्रथम 4 वर्ष और अंतिम 4 वर्ष। दोस्तों इनको टोटल कीजिए, इनका टोटल करोगे आप तो दोस्तों देखिए 56 + 51 + 53 + 65, ठीक है। तो ये प्रथम 4 का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये इनको टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम 4 का आप करोगे तो दोस्तों 76, 58, 68 और 73, तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका टोटल हो जाएगा कितना, तो 275, 275, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है, तो दोस्तों अंतर है इसमें 50 का। कितने का अंतर है, 50 का। तो यहाँ पर अपन करेंगे दोस्तों 50/225 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 22.22%। कितना आ जाएगा, 22.22%। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, x + 3x का माध्य n है, तो x² + 1/x² का माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बताइए, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, इसमें माध्य हो जाएगा दोस्तों 2n² - 1, 2n² - 1, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों 8 मीटर स्क्वायर की दर पर उन सभी खंभों का उन सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पर रंगाई का खर्च है वो ज्ञात कीजिए। रंगाई का खर्च है वो दोस्तों अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बेलनाकार खंभे की त्रिज्या है वो यहाँ पर दे रखी है, कितनी, 28 सेंटीमीटर, यानी कि सॉरी 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 0.28 मीटर। देखिए, बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRh, ठीक है। और n बेलनाकार खंभों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों n इंटू क्या हो जाएगा, n इंटू 2πRh, ठीक है। तो यहाँ पे 24 बेलनाकार खंभों के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर 24 इंटू 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू r कितना है, तो 0.28 और इंटू h कितना है, s है दोस्तों यहाँ पे 4, बस इसको काट लीजिए। तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1351.68, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है द्वितीयक आंकड़े प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें कौन सा बताइए, तो वो आता है दोस्तों अर्ध सरकारी प्रकाशन, शोध संस्थाओं के प्रकाशन, संघ एवं संगठनों द्वारा प्रकाशन, उपयुक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।